हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारे जुलाई मंथ की है। तो ये काफ़ी लेट इस बार पब्लिश हुई है, बट कोई नहीं। आप लोग जो भी इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स जो 10th ऑफ अक्टूबर को होने वाली है, अगर उसमें आप लोग अटेम्प्ट ले रहे हो तो इस मंथ की मैगजीन को ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अभी आप लोग को 5th ऑफ सितंबर को ईपीएफओ की पेपर है। तो ईपीएफओ की पेपर आप लोग की सितंबर है, तो अगस्त तक आप लोग को कंप्लीट करके जाना है। बट अगस्त की जो आपकी आने वाली है मैगजीन, वो तो सितंबर के लास्ट में ही आएगी। तो अभी मैं जुलाई मंथ की आपको कवर करा देती हूँ। तो एटलीस्ट जितनी भी आपकी यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जैसे आपकी पॉलिटी हो गई, इकॉनमी हो गई, साइंस एंड टेक हो गई, तो एटलीस्ट ये सारे पोर्शन को कवर करके ही जाइएगा ईपीएफओ की पेपर देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेसन के साथ। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेसन जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार आपको 6 टोटल यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक कि 2 पार्ट में ये आपका आने वाला है। एक तो सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस देखेंगे कि ओबीसी में भी यहाँ पे सब कैटेगराइज करने की बात की जाती है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो उसके अतिरिक्त भी देखने वाले जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है। इट मीन्स कि जो जुवेनाइल जस्टिस हमारी 2015 की कानून है उसको फिर से अमेंड करने की बात की गई है। तो हल्का सा देखेंगे कि इसमें क्या प्रोविजन है, क्योंकि जब ये एक्ट बन जाएगा तो वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा होता है। काफ़ी यहाँ पे शानदार तरीके से और डेप्थ में ये आर्टिकल समझाया गया है। एंड देन यहाँ पे 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 का है, काफ़ी न्यूज़ में था ये, तो इससे रिलेटेड आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पता चलेगा। देन यहाँ पे आपका सिनेमेटोग्राफ यहाँ पे अमेंडमेंट बिल लाया गया है 2021 का। तो इसको भी देखेंगे कि इस बिल में क्या प्रोविजन है। एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट है, तो फिर से ये न्यूज़ में क्यों है, तो हर कुछ समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी न्यूज़, अभी भी आप लोग के पास 50 डेज़ है, तो 50 डेज़ को आप लोग कैसे यूटिलाइज़ करो फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो उसके लिए आप लोग विजन है इसकी टेस्ट सीरीज अगर सॉल्व करना चाहते हो तो हमारे साथ यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको जीएस की 20 टेस्ट देखने को मिलेगी, एनसीसैट की 4 टेस्ट देखने को मिलेगी। तो एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें कि जितना भी मैं करंट अफेयर्स यहाँ पे मंथली मैगजीन और पीटी 365 कवर की हूँ, उससे रिलेटेड आपका एक अच्छा एक कहते हैं ना रिवीजन हो जाता है। तो रिवीजन करने का एक बेस्ट तरीका होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और जिस मैगजीन की मैं विजनाइज की ही नहीं कह रही हूँ, अगर आप लोग कोई और भी मैगजीन अगर आप लोग स्टडी करते हो तो उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपकी पकड़ उस टॉपिक पे ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, रिजर्वेशन से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक होती है वो आपका पॉलिटी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। और जब इस तरीके से टॉपिक जो कि लंबे समय से एक डिस्कशन का पार्ट है, इसको हम लोग पीटी 365 में भी कवर किए हैं। यहाँ पे भी देखिए एक अलग सी बात निकल कर आ रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको न्यू पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं न्यूज़ में। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है, और वो भी यहाँ पे 6 मंथ ऑफ द टर्म जो कि जस्टिस रोहिणी कमीशंस के द्वारा यहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन किया जाए, वो भी ओबीसी के तहत। और जितनी भी सेंट्रल लिस्ट है ना, उस सेंट्रल लिस्ट में जो ओबीसी है उसके तहत सब कैटेगराइजेशन करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, तो इस चीज़ों को एग्जामिन की जाएगी। ठीक है, 6 मंथ यहाँ पे टर्म दिया गया है, तो इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है कि 6 महीने यहाँ पे दी गई है इस कमीशन को कि आप लोग और भी ज़्यादा एग्जामिन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले आप ये समझो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस होते क्या है। आप लोग देखो कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी कास्ट वाइज जो हम लोग डिवाइड हो चुके हैं लैटर वैदिक पीरियड के बाद से। तो उस समय आप देखो कि 4 कास्ट हमारे देश में आपको प्रिवेल होते हुए दिखेगा। एक तो है ब्राह्मण, सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड है वैश्य, एंड फोर्थ है शूद्र। ठीक है, तो ये जो कास्ट डिवीजन कर दिया गया अंग्रेजों के टाइम से ही, तो उस समय क्या है ना कि आप लोग देखो कि कुछ ऐसे कास्ट के लोग हैं जिनको स्पेशल प्रिविलेजेस देना पड़ता है एक अपलिफ्ट करने के लिए। तो हमारा जब संविधान भी अडॉप्ट किए थे हम लोग, तो उस समय स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान था। लेकिन धीरे धीरे आप देखो जैसे आगे बढ़ते गए तो और भी कम्युनिटी बाहर निकल कर आई और इस तरीके का रिजर्वेशन का डिमांड करने लगे। उसमें से एक कम्युनिटी निकल कर आई कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, क्यों ना अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी हम लोग एजुकेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रिजर्वेशन दे, ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपलिफ्ट हो सके। तो चलिए ठीक है, ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक कम्युनिटी है जो कि कलेक्टिव टर्म यहाँ पे सरकार के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है कास्ट को क्लासीफाई करने के लिए। और वैसे कास्ट जो कि एजुकेशनली और सोशली डिसएडवांटेज्ड है, इट मीन्स कि अगर बैकवर्ड है तो वो सोशली और डिसएडवांटेज यहाँ पे सोशली और एजुकेशनली है। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिकली नहीं है। देखिए, इकोनॉमिकली जो आप बैकवर्ड कहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप
खुद को भी कंपेयर करोगे तो बगल वाले से आप खुद को या तो अपर समझोगे या तो लोअर समझोगे। तो इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस है वो हर एक लोग जो है ना दूसरे लोग के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी टफ हो जाता है ये डिफ्रेंशिएट करना कि कौन यहाँ पे बैकवर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे इकोनॉमिकली। तो इसलिए यहाँ पे ओबीसी में जो भी आपका रिजर्वेशन देखने को मिलता है वो एजुकेशनली और सोशली है। स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स में भी आपको सेम फंडा देखने को मिलेगा। ओबीसी की अगर बात करें तो ये वास्टली हेट्रोजेनस ग्रुप है। हेट्रोजेनस ग्रुप कहने का मतलब है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे जातीज़ है, सब कास्ट भी है, जो कि यहाँ पे सोसाइटल और इकोनॉमिक स्टेटस जो है उनका खुद का है। फॉर इंस्टेंस आप देखो कि ओबीसी जिसमें कि लैंड ओनिंग कम्युनिटीज़ भी हैं नॉर्थ और साउथ इंडिया में, इसी के साथ साथ पुअर सेक्शन भी है, यानी कि गरीब से गरीब सेक्शन भी है यहाँ पे सोसाइटी जो कि यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो लिस्ट आपको देखने को मिलता है ओबीसी का, एक तो सेंट्रल लिस्ट होता है, एक तो स्टेट लिस्ट होता है। तो यहाँ पे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में सब कैटेगराइजेशन करने की बात की जा रही है तो वो सेंट्रल लिस्ट में की जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका सेंट्रल लिस्ट है ना ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और जितने भी कोटा वगैरह सेंट्रल जॉब में दी जाती है वो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट करते हैं। लेकिन स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि स्टेट लिस्ट ये मैंडेट होता है हर एक राज्य के राज्य गवर्नमेंट के पास कि वो यहाँ पे लोकल रिजर्वेशंस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइन, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब कुछ और बैकग्राउंड देखते हैं। यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा 4 मेंबर कमीशन बनाया गया है, जिसको यहाँ पे जस्टिस जी रोहिणी 2017 से ही उसको हेड कर रहे हैं। और इनको जो ये पावर दिया गया है कि वो यहाँ पे देखते हैं कि हाँ सब कैटेगराइजेशन कैसे करना है अदर बैकवर्ड क्लासेस में, तो आर्टिकल 340 के तहत देखने को मिलेगा। तो ये जो आर्टिकल 340 है हमारे संविधान का, इसमें कुछ कंडीशन रखा गया है कि कमीशंस को अपॉइंट करना है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशंस को लेकर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे बातें की जा रही हैं ये हमारे संविधान के आर्टिकल 340 के तहत आ रही है। तो देखिए जितनी आर्टिकल आपकी न्यूज़ में रहती है ना उसको आप लोग को याद करना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है और क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे। तो आप देखते हो कि हमारे संविधान में 444 से भी ज़्यादा आर्टिकल है, तो सारे आर्टिकल आपको बैठ के रटने नहीं है, याद नहीं करने, और ये पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ आप आराम आराम से अगर जितने भी आर्टिकल न्यूज़ में हैं मैं एक अलग से लेसन लेकर आऊँगी जो आपके ईपीएफओ में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा और साथ ही आपके प्रीलिम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा कि 1 साल 1.5 साल के अंदर जितने भी आर्टिकल्स न्यूज़ में रहे ना उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो कितने आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अब यहाँ पे कमीशंस की बात कर लेते हैं। तो आप देखो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिजर्वेशन का, इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। रिजर्वेशंस तो कह दिया जाता है कि हाँ स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब्स ओबीसी में रिजर्वेशन है, बट क्या सही मायने में जितने भी लोग इस कास्ट के अंदर आते हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं? तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है इस कमीशन के द्वारा कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है उसको प्रोवाइड करना है। इट मीन्स कि आप ओबीसी में देखो कि ऑलरेडी यहाँ पे 27% ऑफ रिजर्वेशन है जो कि जॉब और एजुकेशन में कहा जाता है, वो भी कास्ट में कम्युनिटीज़ में जो भी यहाँ पे सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि क्या ज़रूरत पड़ रहा है कि जिसके थ्रू हम लोग ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि रिजर्वेशन की बेनिफिट जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड सेक्शन तक ही पहुँच पा रहा है। ये सबसे बुरी बात है। आप देखो कि यहाँ पे ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का जो फंडा है, क्रीमी लेयर में भी आप देखो कि यहाँ पे रखा गया है कि जिनकी इनकम 8 लाख पर एनम है तो उनको यहाँ पे क्रीमी लेयर पे है। इट मीन्स कि उनको ओबीसी लिस्ट से बाहर रखा जा रहा है, उनको यहाँ पे रिजर्वेशंस जो है ना इस तरीके से नहीं मिल रहा है जितना नॉन ओबीसी को दिया जा रहा है। तो यही बात है कि जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है ये सबको एक जैसा नहीं मिल रहा है और लिमिटेड ही सेक्शंस तक ही ये पहुँच पा रहा है। रोहिणी कमीशन के द्वारा भी इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल लिस्ट में 2633 यहाँ पे ओबीसी है, जिसमें से 1900 कास्ट जो है ना उनको प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे आप देखो कि बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही हाफ ऑफ दिस यानी कि 1900 से भी आप देखो कि वो यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है पूरी तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं। अदर हाफ की अगर हम लोग बात करें जो कि यहाँ पे लेस देन 3% जो है वो ओबीसी कोटा में काउंट हो पा रहे हैं। तो इट मीन्स कि यही सबसे बड़ी बात है कि लोगों तक ये रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप देखो कि एक संपन्न परिवार से भी लोग आते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, उनके पूर्वज भी उसी कास्ट से आते हैं, लेकिन आज के डेट में वो पूरी तरीके से अपनी बेसिक नीड्स भी पूरा कर पा रहे हैं और फैमिली भी एक संपन्न है कि वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। बेसिकली आप देखोगे कि उनको रिजर्वेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिजर्वेशन का लाभ उठाते हैं। लेकिन बेसिकली देखिए रिजर्वेशन वैसे लोगों के लिए है ना जिनके पास पैसे नहीं है कि वो किताब खरीद के पढ़ सके, तो वो एजुकेशनली बैकवर्ड हो गए, वो सोसाइटी में रह रहे हैं लेकिन अब वो अपने लिए बेसिक नीड भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
तो वो यहाँ पे सोशली बैकवर्ड हो गए। तो वैसे लोगों के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे लोगों तक रिजर्वेशन तभी पहुँचाया जाएगा जब इस तरीके से भी ओबीसी में, क्योंकि हेट्रोजीनियस ग्रुप है, इसमें बहुत सारे ग्रुप है, तो एटलीस्ट वैसे ग्रुपों को बाहर निकालने की बात की जा रही है, लोगों को बाहर निकालने की बात की जा रही है जो कि ऑलरेडी संपन्न हो चुके हैं, उनको कहीं से भी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कमीशन की बात करें तो इनके द्वारा ये भी हाईलाइट किया गया कि 25% जो यहाँ पे ओबीसी रिजर्वेशन से जो बेनिफिट है ना, वो सिर्फ 10, यहाँ पे 10 जो सब कास्ट है उन्हीं को मिल रहा है। तो ये भी आप देख सकते हो कि एक चिंताजनक बात है। साथ ही अगर कमेटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो जो कम्युनिटीज़ है ना, वो ऑलमोस्ट नो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन उनको मिल रहा है। कुछ कम्युनिटीज़ तो ऐसे भी है ओबीसी में जिनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है इस रिजर्वेशन में, जैसे कि कलाइगर्स हैं, तो एक कम्युनिटी है जो कि ट्रेडिशनली ये पॉलिश करते हैं टीन्स को। सिकली गार्स है और यहाँ पे सराइनास है, ऐसे कम्युनिटीज़ है जो कि यहाँ पे नाइफ्स को, चाकू को धार करते हैं। और इसी के अलावा और बहुत सारे ऐसे सेवरल अदर्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन उनको ओबीसी का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहली ज़रूरत यही है। सेकंड है कि जो बेनिफिट है वो यहाँ पे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सब सेक्शंस को के तरफ आपको देखने को मिलेगा कि उनको सबसे ज़्यादा मिल रहा है। ये जो रिसर्च निकल कर आया है, रिसर्च से ये पता चला है ना कि जो मंडल कमीशन की यहाँ पे रिकमेंडेशन है, उससे इकोनॉमिकली बेटर पोजीशन ओबीसी को ज़्यादा हेल्प मिल पा रहा है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी एक सोचने की यहाँ पे बात हो गई है कि जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर है उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे मंडल कमीशन के बारे में बात हुई है, तो ये आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि मंडल कमीशन में बात कहाँ से पहुँची है। तो 1919 में 90 में, ओके 90, उस समय के जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस भी होनी चाहिए जिनको 27% तक रिजर्वेशन जॉब में मिले, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। अब ये जो बातें की गई है कि 27% ऑफ रिजर्वेशन उनको देनी है, तो हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत उनको दिया जाएगा? तो यहाँ पे आप देखो कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, क्योंकि आर्टिकल 16 जो कि फंडामेंटल राइट के तहत आती है, उसके तहत यही कहा गया है कि जॉब में, ऑक्यूपेशंस में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, तो इसी में आपका क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 27% ऑफ रिजर्वेशन देनी है अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ये जो डिसीजन था, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1980 में आया था उसी के बेसिस में ये लाया गया था। साथ ही साथ इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। फाइन। अब ये रिकमेंडेशन जो ओबीसी रिजर्वेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है, इसको 1992 में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो देखिए, रिपोर्ट की रिकमेंडेशन 1980 में आ गई थी। 1990 में ये बात तय हो गया था कि आर्टिकल 16 फोर्थ के तहत जो है ये रिजर्वेशन दी जाएगी, लेकिन एक्चुअली जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो 1992 में हुआ था। तो आपसे ये स्टेटमेंट भी बन सकता है कि 1980 में इम्प्लीमेंट हुआ था, 1990 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो प्लीज़ इससे कंफ्यूज मत होइएगा। वहीं अगर एजुकेशन कोटा की बात करें कि पढ़ने के लिए जो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कोटा दी जाती है वो किस आर्टिकल के तहत मिलेगी, तो वो आर्टिकल 15(4) के तहत मिलेगी, क्योंकि आर्टिकल 15 जो कि अगेन आपका फंडामेंटल राइट के तहत आता है और उसमें यही बातें लिखी गई है कि किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, तो ये दोनों आर्टिकल याद रखना है, ये आसान है याद रखना। ये देखिए क्लॉज 4 तो यहाँ पे सेम है। आर्टिकल 15 आपका एजुकेशन के लिए है, आर्टिकल 16 आपका जॉब के लिए है, ठीक है। साथ ही आप लोग देखो कि जो क्रीमी लेयर क्राइटेरिया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, किस केस में, तो इसको हम लोग इंदिरा साहनी केस कहते हैं, द मोस्ट फेमस इंदिरा साहनी केसेस, जिसमें कि 5 पॉइंट इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्रीमी लेयर क्राइटेरिया भी इन्हीं की तरफ से निकल कर आया था और इनका जो जजमेंट दिया गया था वो 1992 में दी गई थी। क्रीमी लेयर इनकी तरफ से कहने का मतलब ये है कि वैसे घर जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख या फिर इससे भी ज़्यादा है तो उनको क्रीमी लेयर में रखा जाए और वो यहाँ पे रिजर्वेशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर देखें कि ये सब कैटेगराइजेशन का जो आइडिया है ना वो निकल के कहाँ से आया, तो पहली बार जो बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1955 में, उसी में ये बात कही गई थी कि क्यों ना ओबीसी में हम लोग सब कैटेगराइजेशन कर दे बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में। ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है 1979 में, तो एक डिसेंट नोट यहाँ पे निकल कर आया था। उसके इस कमेटी के जो मेंबर थे वो थे LR नायक। तो LR नायक के द्वारा भी ये प्रपोज किया गया था कि हाँ, सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, वो भी इमीडिएट और डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस में। फिर आगे चल के बात यहाँ पे बढ़ी, फिर 2015 में NCBC जो है वो यहाँ पे गठित हुआ, जो कि 2015 में नहीं, ये इससे पहले ही आ चुका था, बट यहाँ पे जो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उनके द्वारा प्रपोज किया गया कि ओबीसी को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
अब इनके द्वारा 3 कैटेगरी लाया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो चलिए देख लेते हैं। ग्रुप ए में इनके द्वारा कहा गया कि वैसे लोगों को यहाँ पे रखना है ना जो एकदम से बैकवर्ड है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है। इट मीन्स कि वो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। उनको ना पढ़ने के लिए किताब खरीद पा रहे हैं, ना रहने के लिए उनके पास घर है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए वो खाना जुगाड़ पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो लोग हैं ना उनको यहाँ पे हम लोग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें आप देखो कि नोमैटिक लोग भी होंगे, ट्राइब्स भी होंगे, सेमी नोमैटिक ट्राइब्स भी होंगे। नोमैटिक ट्राइब्स वैसे लोग होते हैं ना जो कि मौसम के अकॉर्डिंग आप देखो कि वो माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है, और वो अपने पशुओं के साथ भी वो माइग्रेट करते हैं। तो वो मौसम के हिसाब से वो आपका माइग्रेट करते हैं, तो वैसे लोग को भी इंक्लूड करना है। तो ये एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस हो गई। फिर उसके बाद मोर बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो मोर बैकवर्ड क्लासेस आपका ग्रुप बी में रखा गया। इसमें वैसे लोग हैं ना, इसमें आपका वोकेशनल ग्रुप रखा गया जो कि अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन करते हैं। इट मीन्स कि जो दादा चलाते आ रहे थे घर में, जो ऑक्यूपेशन है, एक अर्निंग का सोर्स है, वही चीज़ उसके उन पापा भी करते आए, वही चीज़ उनका बेटा करते आया, वही चीज़ आगे नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा वो भी काम करेगा। तो वैसी कम्युनिटीज़ है जिनकी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस है, तो उनको यहाँ पे हम लोग मोर बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप में रख सकते हैं। फिर आया बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ग्रुप सी। यहाँ पे जो है आप देखो कि थोड़े फॉरवर्ड जो यहाँ पे लोग होंगे, जो कि ठीक है, ठीक ठाक जो है वो उनके पास पैसे आ जाते हैं कि वो अपना पढ़ाई कर सके, किताब कर सके, रहने के लिए उनके पास घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है। तो ऐसे लोगों को हम लोग ग्रुप सी में रख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रपोज किया गया है इस तरीके का 3 डिविजन्स, ये एनसीबीसी के द्वारा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग एनसीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इनके द्वारा बोला गया है कि 11 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है हमारे देश में, जिसमें कि सब कैटेगराइज किया गया है ओबीसी का, वो भी रिजर्वेशन के लिए। तो ये स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस में इस तरीके का सब कैटेगराइज किया गया है। अब आप लोग ये 11 स्टेट में से देख लीजिए कि आपकी राज्य आती है कि नहीं, क्योंकि अगर आप लोग इस राज्य में से बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए इंटरव्यू का क्वेश्चन और आपकी स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये पुदुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। तो आई होप कि ज़्यादा मैक्सिमम लोग यही राज्यों से बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कवर कर पा रहे होंगे कि हाँ आप लोग इसी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि फैक्चुअल है, और ये आपका फैक्ट्स जो है ना, इसमें कुछ ज़्यादा समझदारी की बात नहीं होती है, इसको आपको एकदम से याद रखना ही होगा। अब आते हैं, देखते हैं कि ठीक है हम लोग बात तो कर रहे हैं, कई सालों से डिस्कशन तो चल रही है, कमीशन को भी यहाँ पे टाइम दिया गया कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, लेकिन कितना संभव है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो सबसे पहली बात होती है ना कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी ऑफ द इशू। आप देखो कि हमारे देश में एक काइंड ऑफ आपको माइंडसेट देखने को मिलेगा कि जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलती है ना, वो रिजर्वेशन छोड़ना नहीं चाहते, चाहे उनकी पोजीशन कितनी भी फॉरवर्ड क्यों ना हो चुकी हो। उनके पास आप ऐसे भी देखोगे ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में 3-4 गाड़ियां हैं, इवन ऑडी मर्सिडीज़ है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ उठाते हैं। देखिए, रिजर्वेशन का टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा मुद्दा वाला आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू होती है। आप पॉजिटिव बोलो तो भी आप फंसते हो, नेगेटिव बोलो तो भी आप फंसते हो। तो इसलिए ये एक सेंसिटिव इशू हो जाता है, और इसमें आप हमेशा देखते हो कि जो रिजर्वेशन जिनको मिलती है वो रिजर्वेशन एट एनी कॉस्ट नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो यही मूव है कि ये किसी लोगों को क्रीमी लेयर पे ये सिद्ध करना और उनको इस रिजर्वेशन का लाभ से वंचित कर देना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चैलेंज होती है। ओबीसी रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो इससे जो है पॉलिटिकल टर्मोइल भी आपको देखने को मिला है पास्ट में। इट मीन्स कि आप देखते हो कि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो वोट बैंक के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप देखो कि आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, अभी हरियाणा में कहा गया था कि लोकल रिजर्वेशन वो 75% अपने लोकल पीपल्स को दे रहे हैं। तो ये पॉलिटिशियन ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक, उनको वोट बैंक जो है वो बढ़ाना है, अल्टीमेटली उनको वोट लेना है और अगले साल फिर से सत्ते में आना है। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। ये 10% जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरीके का रिजर्वेशन दिया था, तो वो कब दिए थे? ये भी आपको याद होगा, जब मोदी जी के यहाँ पे कार्यकाल 2014 से लेकर 2019 तक था। तो आप देखे होंगे कि 2019 में ये आया। ये इसलिए किया गया क्योंकि नेक्स्ट टाइम इनको फिर से सत्ता में आना था, और ये आ भी गए, ठीक है। उसी तरीके से आप देखो कि हरियाणा के अभी चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पे 75% ऑफ रिजर्वेशन दिया है। उसके बाद आप और भी स्टेट देखोगे, बिहार में आप देखते हो कि यहाँ पे नीतीश जी जो है अभी 33% का रिजर्वेशन जो है वो विमेन के लिए दिए हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में।
उसके अलावा भी आप देखते हो 35% का रिजर्वेशन है जॉब में, बिहार में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें है। तो इस तरीके का स्टेट गवर्नमेंट का अपना ही हक होता है, तो वो ऐसा इसलिए भी करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसलिए करती है क्योंकि उनको वोट बैंक लेना होता है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव इशू होता है और लोग खुश होते हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है। और लोग जो है यहाँ पे काफ़ी आप देखते हो कि गुस्सा भी होते हैं, काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आती है अगर उनको रिजर्वेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। और सेकंड आपको चैलेंज देखने को मिलेगा कि ओल्डर और अनरिलेबल एस्टिमेट का जो है यूज़ किया जाता है। कमीशन जो यहाँ पे आप देखो कि अपनी जो रिकमेंडेशन देते हैं कोटा में, वो कोटा के विदिन ही देते, और मेनली आप देखो कि किस सेंसस से, तो सेंसस 1931 से जो है वो अपनी यहाँ पे डेटा निकाल के लाते हैं। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस 2011 में लाया गया था। देखिए हमारे यहाँ जो जनगणना होती है वो हर एक 10 साल में होती है, 2011 का लास्ट था। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2021 में लानी थी, क्योंकि सरकार के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि 2020 से कोरोना से जूझ रहे हैं, तो अभी तक यहाँ पे जो है सेंसस का काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो मे भी देखिए इस साल हो आता है कि नहीं आता है, अब क्या ही कहूँ, तो ये 10 साल में हमारे देश में आता है। लेकिन 2011 में क्या हुआ था ना कि पहली बार एक अलग से सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस लाया गया था, यानी कि कास्ट के बेसिस में कितने यहाँ पे पॉपुलेशन है उसके लिए एक अलग से यहाँ पे सेंसस लाया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आज की डेट में भी आप देखो कि जो डेटा निकाल के लाया जाता है वो 1931 के सेंसस से ही लाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ एक बेटर तरीके का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, तो इसके अकॉर्डिंग डेटा नहीं देखा जाता है, जो कि एक आप लोग कह सकते हो कि पुरानी रीति रिवाज आज के भी डेट में हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि मंडल कमीशन का जो इम्प्लीमेंटेशन जब से हुआ है, तब से अगर हम लोग देखें तो 500 से ज़्यादा न्यू कास्ट जो है उनको सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में ऐड किया गया है। 1931 की अगर सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें पॉपुलेशन उस तरीके के नहीं है, इट मीन्स कि वो सारे पॉपुलेशंस जो है 1931 के कास्ट में इंक्लूड ही नहीं है। तो ये एक आपको जो है ना दो तरीके का यहाँ पे आपको काम देखने को मिलता है। 1931 का जो यहाँ पे सेंसस है, इसमें आपका प्रिंसली स्टेट का भी पॉपुलेशन नहीं है, जो कि यहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा रूल किया गया था। तो आप लोग देख सकते हो कि एक पुराना डेटा हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो हमारे पास डेटा की कमी है, आप लोग हर एक फील्ड में देख सकते हो कि प्रॉपर डेटा नहीं है। हमारी सरकार खुल के कहती है कि उनके पास डेटा नहीं है, और इवन कोरोना के टाइम में भी आप देखो कि वो डेटा पब्लिश नहीं करते हैं, चाहे कितने लोग की फर्स्ट फेज़ में, सेकेंड फेज़ में कोरोना के कारण जान गई, सरकार के पास डेटा नहीं है। कितने लोग माइग्रेट होकर अपने अपने राज्यों में आए, इसके लिए प्रॉपर डेटा नहीं है। कितने जगह जो है वैक्सीन शॉर्टेज हुई, उसके लिए सरकार के पास डेटा नहीं है। कितने लोगों को अप्रोप्रिएट जो है वैक्सीन मिल चुका है फर्स्ट डोज, कितने लोग अभी तक नहीं लिए, उसके पास उसके लिए प्रॉपर डेटा नहीं है। कितने लोग आज के डेट में अनएम्प्लॉयड हुए हैं, कितने लोगों की जॉब चली गई कोरोना के कारण, उसके लिए एक प्रॉपर डेटा नहीं है। तो सरकार डेटा छुपाती है, और साथ ही साथ हमारे देश में डेटा ही नहीं है, और डेटा जो यूज़ किया जाता है वो एकदम आदम जमाना का यूज़ किया जाता है। तो फिर कैसे सही चीज़ें निकल कर आ पाएगी, कैसे सही लोगों तक यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ पहुँच पाएगा। थर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबिलिटी ऑन सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस। इट मीन्स कि इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो सोशल और एजुकेशनल स्टेटस के लोग हैं। तो हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन की भी कमी देखने को मिलती है। अब इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, डेटा ही नहीं रहेगा, तो फिर आप ही बताइए कि आप काम कैसे करेंगे, आपको पता कैसे रहेगा, है कि नहीं। जैसे आप प्रीलिम्स देते हो तो प्रीलिम्स के आपके लिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ होती है, तो उस कट ऑफ के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाते हो कि आपको प्रीलिम्स में कितना मार्क्स लाना है। जस्ट एग्जाम में जस्ट एक आप सपोज करो कि आपके पास जो है कट ऑफ ही नहीं रहेगा डेटा, तो क्या आपको समझ में आएगा कि प्रीलिम्स में आपको कितने टारगेट करने हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो यही चीज़ें सरकार के साथ भी होती है कि सरकार के पास डेटा नहीं है, तो वो आगे पॉलिसी कैसे बनाएंगे, आगे काम कैसे करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यहाँ पे काम कर सके, क्योंकि ये सारे रीज़न हैं, ठीक है। साथ ही वे फॉरवर्ड में कहा गया है कि सब कैटेगराइजेशन जो है ना वो रिलेटिव बेनिफिट्स के बेस्ड पे होना चाहिए, जो भी ओबीसी में है, ना कि यहाँ पे सोशल बैकवर्डनेस। इट मीन्स कि ओबीसी वाले लोगों को आप देखो कि उनको क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके का उनके पास जो है बैकवर्डनेस है, उसके बेसिस पे उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि यहाँ पे सोशल बैकवर्डनेस एक चीज़ कहा गया है। इससे क्या हो पाएगा ना कि जो यहाँ पे डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो यहाँ पे आप देखो नीचे तबके के लोग भी है ना, उनको यहाँ पे इक्वल शेयर ऑफ कोटा, फेयर शेयर ऑफ कोटा यहाँ पे मिल पाएगा। जो क्रीमी लेयर सीलिंग लगा दिया गया है 8 लाख का, तो उसको यहाँ पे रिवाइज करने की बात की गई है। कई बार आप देखो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा भी यहाँ पे डिमांड किया जाता है, जो इनकम सीलिंग लगाई गई है ना उसको एक बार रिवाइज कर ले। तो चलिए देखते हैं, ये दोनों जो है वे फॉरवर्ड कहा गया है। तो यहाँ पे अब बात हो रही है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, तो इस बॉडी के बारे में हम लोग देखते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए आराम से ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, और फिर आपको लगेगा कि हाँ कहीं तो पढ़ा था।
फिर आपको कह दिया जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं था। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हमारे देश में इसको लाया गया, तो वो एक कानून के तहत लाया गया था, और जो भी बॉडी को अगर कानून के तहत बनाया जाता है तो उसे हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो ये 1993 की जो कानून थी उसके तहत इसको बनाया गया था, तो उस समय ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी था। लेकिन बाद में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसके तहत एक न्यू आर्टिकल का फॉर्म हुआ, जो कि आर्टिकल 338 और इसमें क्लॉज बी है। तो बी यहाँ पे ऐड किया गया, जिसके तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संवैधानिक बॉडी का इसको दर्जा दे दिया गया। तो पहले स्टार्टिंग से ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, ये स्टैट्यूटरी है, बाद में चल के ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना। फाइन, आर्टिकल बाकायदा इनको दिया गया है, आर्टिकल 333 338 सब क्लॉज बी। अब आपको ये बताना है कि आर्टिकल 338 है क्या, 338A है क्या, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बाद चल के जो है ना इसमें आपका बी लगाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो एक बार सर्च कर लीजिए, मैं नेक्स्ट लेसन में ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी। ये जो कमीशन बनाई गई है, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन यही है कि इसके अंदर जितने भी कम्युनिटीज़ आते हैं उन सारे लोगों को अगर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक ग्रीवियंस है, वायलेंसेस है, आप तो वैसे लोगों की जो ग्रीवियंसेस है उनकी केसेस को देखते हैं, साथ ही इंक्वायरी भी करते। अगर उनको लगता है कि उनके राइट्स और सेफगार्ड को लेकर कोई भी कंप्लेन है तो उसको इंक्वायरी भी किया जाता है इस कमीशन के द्वारा। फाइन, अब इसी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है कुछ और भी यहाँ पे रिलेटेड डेवलपमेंट हुए हैं, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 338B तो है, जिसमें कि यहाँ पे कहा गया है कि स्ट्रक्चर ड्यूटीज़ पावर रखी गई है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का, ठीक है। और 342A है, ये भी आपका निकल कर आया है, इसमें आपका 2 क्लॉज है। तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि वो किसी क्लास को जो है ना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के तहत उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पावर है पार्लियामेंट को कि वो यहाँ पे जो सेंट्रल का ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट है उसको वो अल्टर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आर्टिकल है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी आर्टिकल आपका डायरेक्टली किससे निकल कर आया है? तो ये आपका अमेंडमेंट, देखिए कैपिटल A है, कैपिटल B है, ये सब अमेंडमेंट करके ऐड किया जाता है। तो अमेंडमेंट करके लाया गया आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट को भी पावर है कि वो यहाँ पे किसी भी कास्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, और पार्लियामेंट के पावर है कि वो सेंट्रल लिस्ट को अल्टर भी कर सकते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जो है एक अमेंडमेंट फ्रेम किया गया है, जो कि आर्टिकल 342A है, जिसके तहत यहाँ पे 3rd क्लॉज भी इंक्लूड किया गया है। अब ये 3rd क्लॉज क्या है? 3rd क्लॉज में ये है कि जो स्टेट की पावर है कि वो यहाँ पे ओबीसी को आइडेंटिफाई करे, इसको भी रिस्टोर किया गया है। इट मीन्स कि 2 क्लॉज तो था, एक तो प्रेसिडेंट को पावर है, एक पार्लियामेंट को पावर है। अब यहाँ पे तीसरा राज्य सरकार को भी पावर दिया गया है कि ठीक है वो ओबीसी जिसको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनकी पावर को रिस्टोर किया जाएगा कि वो यहाँ पे अपना स्टेट लिस्ट में जो है इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि 3 है इसमें क्लॉज। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसी के साथ साथ आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रिमार्क किया गया है कि फ्यूचर में ये सिंगल लिस्ट होना चाहिए ओबीसी का, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा ही इशू किया जाएगा, और वो भी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के रिकमेंडेशन से। कुछ और रिलेटेड न्यूज़ है जो कि ये आपका अभी करंट में रहा है, तो देख लेते हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जिनको यहाँ पे कोटा दिया गया है ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर मेडिकल कोर्सेज में। अब यहाँ पे कितना कोटा दिया गया है? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है एज यूजुअल, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% ऑफ कोटा है। और किसके तहत? तो ऑल इंडिया कोटा स्कीम्स के तहत। और वो भी किसके लिए? तो अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट है यानी कि यूजी पीजी करने के लिए स्टेट रन जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस है उसमें। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे आपका स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो यहाँ पे कॉलेजेस आते हैं, एक तो मेडिकल कॉलेज और दूसरा डेंटल कॉलेज को भी इंक्लूड किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम लोग ऑल इंडिया कोटा स्कीम की बात करें तो इसको 1986 में ही लाया गया था। ये आपका डोमिसाइल फ्री है। डोमिसाइल कहने का मतलब है कि जिस राज्य में आपका जन्म हुआ है उस राज्य की आपकी जो है डोमिसाइल बनती है, कि ये प्रमाण करता है, एक सर्टिफिकेट है कि आप ये प्रूफ कर पाते हो कि आप इसी राज्य के जो है नागरिक हो। नागरिक तो नहीं कहूँगी, आप इसी राज्य के रहने वाले लोग हो। तो ये आपका डोमिसाइल फ्री है, यानी कि आप किसी भी राज्य से आ रहे हो, लेकिन अगर आप लोग जो है इस तरीके की लिस्ट में आते हो ओबीसी या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का। मेरिट बेस्ड ये अपॉर्चुनिटी है, इट मीन्स कि जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई कर पा रहे हैं ऑन द मेरिट लिस्ट तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें 15% यूजी की सीट है, अंडर ग्रेजुएट की सीट है, और 50% यानी कि 15 जो है ये यूजी की है और 50 जो है ये पीजी की है, ठीक है।
और साथ ही साथ आप देखो कि इनिशियली जो है कोई भी रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा स्कीम्स के तहत नहीं रखा गया था, वो भी 2007 तक। 2007 में क्या हुआ कि स्केड्यूल कास्ट के लिए आप देखो कि 15% सीट रखी गई और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% तक सीट रखा गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि ओरिजिनली जो है ये सिर्फ आपका यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस और साथ ही साथ EWS के लिए था, लेकिन यहाँ पे 2007 में स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये ओरिजिनली नहीं है, देखिए जब से ये स्कीम कब से आया, 1986 से आया है। तो उस समय सिर्फ यहाँ पे आपका जो है डोमिसाइल फ्री आपका रखा गया था और 15% सीट यूजी में और 50% सीट पीजी में। स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल ट्राइब के लिए था, लेकिन अब यहाँ पे आप देखो कि ओबीसी के लिए भी है 27% रिजर्वेशन और EWS के लिए भी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे 10% रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। अच्छा, टेंटेटिव रिकमेंडेशंस का यहाँ पे टेबल भी दिया गया है कि सब कैटेगराइजेशंस का कब कब यहाँ पे दी जा रही है। तो कहा गया है कि यहाँ पे 4 कैटेगरी होगी इसके तहत। फर्स्ट कैटेगरी होगी जिसमें कि 1674 कास्ट ग्रुप होंगे और जिनको 2% ऑफ रिजर्वेशन यहाँ पे देने की बात की गई है। और नहीं, यहाँ पे 2% ऐसे लोग हैं जिनको कि यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कास्ट कैटेगरी सेकंड में अगर देखें तो 534 कास्ट ग्रुप है जो कि 6% यहाँ पे पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 328 कास्ट ग्रुप है जो कि 9% रिजर्वेशन एंड 97 कास्ट ग्रुप है जो कि मोस्टली यहाँ पे आपका ओबीसी डोमिनेटेड है, जो कि लार्ज पॉपुलेशन के साथ ये आपको 10% रिजर्वेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया है जो कि 6 महीना इनको और टाइम दिया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आर्टिकल 340 है जिसके तहत यहाँ पे आपका कमीशन अपॉइंटमेंट का पावर दिया गया है कि वो अपॉइंट किया जा सकता है कमीशन जो कि बैकवर्ड क्लासेस के कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करे। ओबीसी के बारे में देखिए 2 लिस्ट आते हैं, सेंट्रल लिस्ट और यहाँ पे स्टेट लिस्ट, ओके। क्यों यहाँ पे हम लोग सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है रिजर्वेशन का और लिमिटेड सेक्शन तक ही ये बेनिफिट पहुँच पा रही है। साथ ही ये बेनिफिट जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सब सेक्शन को ज़्यादा मिल पा रहा है। मंडल कमीशन के बारे में देखिए जिससे कि आपका 2 आर्टिकल निकल कर आए, आर्टिकल 16 में सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 4, ठीक है। कहाँ से ये सब कैटेगराइजेशन का आइडिया निकल कर आया, तो पहली बार ये जो है आप देखो कि मंडल कमीशन का जो थे उन्हीं के साथ एक मेंबर थे LR नायक, उनके द्वारा प्रपोज किया गया था। फिर यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा भी 2015 में कहा गया था कि 3 कैटेगरी होना चाहिए। अब चैलेंजेस क्या है, पहले है कि ये सेंसिटिव इशू है, सेकंड है कि हम लोग ओल्डर डेटा को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, थर्ड है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के बारे में स्टैटिक चीज़ें हम लोग देखें और यहाँ पे आपका 2 आर्टिकल निकल कर आता है, आर्टिकल 338 क्लॉज B एंड आर्टिकल 342A। तो इसके तहत भी 3 क्लॉज है, 1 सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट में यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर है कि वो यहाँ पे किसी भी कास्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, सेकंड में पार्लियामेंट को पावर है कि वो अल्टर भी कर सकते हैं और थर्ड में स्टेट को पावर है कि वो यहाँ पे रिवाइज भी कर सकते हैं। यानी कि उनको जो लगता है कि किसी कास्ट को इंक्लूड करना चाहिए स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी में, तो वो यहाँ पे इंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑल इंडिया जो कोटा स्कीम है वो मेडिकल कोर्सेज के लिए भी लाया गया है। इट मीन्स कि स्टेट रन जो मेडिकल यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है और डेंटल इंस्टीट्यूशन है उसमें 27% ओबीसी कास्ट को रिजर्वेशन दी जाएगी एंड 10% यहाँ पे कोटा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। फाइन, सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट, जो कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल है। तो ये अमेंडमेंट बिल यानी कि पहले का जो हमारा कानून है जिसे JJ एक्ट कहते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, तो इसी के तहत बात की जाती है ना कि जुवेनाइल मतलब बच्चे, यानी कि एक ऐसे इंसान जिनकी एज यहाँ पे आपका 18 ईयर से कम है। तो 18 ईयर से कम है, इट मीन्स कि उनको हम लोग बच्चे ही कहेंगे। उनकी केयर और प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपका कानून लाया गया है। जुवेनाइल जस्टिस की बात करें 2015 में, तो एक्चुअली यहाँ पे वो बच्चों के बारे में यहाँ पे आपका कानून है जो कि कानून के साथ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में है, या फिर वो बच्चे जिनको एक्स्ट्रा केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे जुवेनाइल के लिए ट्रायल भी होता है जो यहाँ पे 16 से 18 ईयर्स के ग्रुप में होते हैं, यानी कि इनको एडल्ट कहा जाता है। तो कुछ सर्टेन केसेस में यहाँ पे जो है आपका ये बच्चों को ट्रायल भी दिया जाता है। अब ये जो जुवेनाइल यहाँ पे केस, ये जो आपका कानून निकल के आया 2015 में, इसकी थोड़ी बैकवर्ड मैं बता दूँ, बैकग्राउंड बता दूं कि कहाँ से ये निकल कर आया। तो एक्चुअली आपको याद होगा कि 2012 में एक निर्भया केस हुआ था, ठीक है। निर्भया केस से क्या हुआ कि इसमें जो जितने भी यहाँ पे आपके लोग पकड़ाए थे, एक्यूज्ड पर्सन थे, उसमें से एक ऐसा बच्चा था जिसका जो है 16 ईयर्स था। तो अब उसके लिए ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना हीनियस क्राइम करने वाले ये जो 16 ईयर्स के बच्चे हैं, इसे बच्चा कहना भी मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। ये 16 ईयर्स का जो एक लड़का था
उसे अगर मैं कहूँ कि वो इतना बुरा और इतना घिनौना हरकत किया है तो उसके लिए क्या सज़ा होना चाहिए, ये हमारे जो है जुडिशियल सिस्टम को सोचने में मजबूर कर दिया। उसी के बाद ये समझ में आया कि नहीं, कुछ ऐसे भी ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो 16 साल 17 साल में, इट मीन्स कि उनको सही शिक्षा और सही निर्देश नहीं दिया गया, जिसके कारण वो गलत काम कर रहे हैं और गलत रास्ते पे आ गए हैं। तो इनके लिए जो है सज़ा देना ज़रूरी नहीं है, ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इनको सज़ा नहीं देना, इनको सिखाना है। क्योंकि ये एक ऐसा एज होता है जिसमें कि अगर लोगों को सही शिक्षा और सही डायरेक्शन दिया जाए तो वो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते। तब इससे रिलेटेड ये 2015 में एक यहाँ पे जुवेनाइल, जिसको यहाँ पे वैसे लोग होते हैं जिनकी एज 18 ईयर से कम होती है, तो उनके लिए ऐसा कानून लाया गया कि अगर वो इस तरीके का अपराध करते हैं, कोई घिनौना काम करते हैं, तो उनको किसी तरीके से समझाया जाए, ट्रायल किया जाए, उनको काउंसलिंग की जाए और उनको मौका दिया जाए कि वो आगे चल के ऐसा काम ना करें। ठीक है, ये जो कानून है इसमें आप देखो कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी लॉ और जुवेनाइल जस्टिस यहाँ पे 2000 का था, जिसको कि ये रिप्लेस किया गया। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे रिसेंट अमेंडमेंट भी किया गया है, जो कि NCPCR है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट फाइल की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि 7000 जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है उनको सर्वे किया गया और बहुत सारे इनएडिक्वेंसी देखने को मिली, यानी कि सिस्टम्स में जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ देखने को मिला, ये चीज़ें हाईलाइट हुई। ठीक है, तो ये कानून हमारे यहाँ पहले से भी था, लेकिन क्योंकि 2012 में जो निर्भया केस हुआ था उसमें जो एक्यूज्ड पर्सन था उसके लिए यहाँ पे सोचने में मजबूर हो गए, तभी यहाँ पे नए कानून बन गया है। अब रिलेटेड प्रोविजन देखते हैं कि एक्चुअली इस बिल में क्या कहा जा रहा है, क्यों यहाँ पे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। तो 2015 की जो कानून थी, देखिए अभी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, तो वो इससे पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो कानून बना नहीं है, ये तो प्रपोज्ड है, मे बी ये प्रपोज नहीं किया जाए, ये खारिज हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको ये सारे पॉइंट्स में। एडॉप्शन से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो चाइल्ड को फाइनली यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा सिविल कोर्ट। ठीक है, वंस अ सिविल कोर्ट इशू है एडॉप्शन ऑर्डर, इट मीन्स कि अगर सिविल कोर्ट के द्वारा ये कह दिया जाएगा कि हाँ इन्होंने ऐसा कुछ क्राइम किया है जिसके कारण इनको अडॉप्ट करना है, तो ये एडॉप्शन हो जाएगा, यानी कि रखा जाएगा, इनको लेकर आया जाएगा। अब यहाँ पे इस बिल में कहा जा रहा है कि जो DM होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि आप लोग भी बनने वाले हैं आगे चल के, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो यहाँ पे अडॉप्शन ऑर्डर इशू करेंगे। अभी तक कौन करता था? सिविल कोर्ट। अब ये पावर किसको दे दिया गया है? DM को। ठीक है, इंट्रा कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए भी, यानी कि हमारे देश में भी और बाहर के भी देश के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। अगर स्पीडी डिस्पोज करना है, कोई केस है उसको अगर सही तरीके से और जल्दी उसको डिस्पोज करना है और अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है, यानी कि कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो इस बेसिस के लिए आपका जो है यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो डायरेक्ट चेंज किया गया है, पहले सिविल कोर्ट था, अब यहाँ पे DM के पास ये पावर है। एडिशनल फंक्शन अगर हम लोग DM की देखें तो यहाँ पे DM को एम्पावर किया गया है, जिसमें कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होंगे, कि वो बेटर तरीके से यहाँ पे बहुत सारे जो एजेंसीज़ है जो कि इस तरीके के कानून के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगे। साथ ही साथ उनको एम्पावर भी किया गया है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट है उनको भी सुपरवाइज करेंगे और एक क्वार्टरली रिव्यू भी यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। अपील की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखो कि अभी के कानून में क्या था कि कोई अपील नहीं होता था, यानी कि कोई भी ऑर्डर अगर यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा दे दिया गया तो उसको लेकर कोई अपील नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या है कि इस प्रोविज़न को इस बिल के द्वारा हटाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एडॉप्शन ऑर्डर के द्वारा अगर कोई भी यहाँ पे ऑर्डर दे दिया जाता है, तो वो जो पर्सन अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है और ये ऑर्डर आपका DM के द्वारा पास किया जाता है, तो वो यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर के पास जो है यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। वो भी 30 दिन में, जब से ऑर्डर दिया गया है उसके बाद से 30 दिन तक यहाँ पे वैलिडिटी है कि वो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। और इस तरीके की अपील जो है उसको फिर से 4 वीक में, यानी कि 4 हफ्ते में डिस्पोज करना है जब से वो अपील फाइल हुआ है। तो इट मीन्स कि एक और मौका देने की बात की जा रही है। अगर हम लोग सीरियस ऑफेंस देखें तो इस कानून के तहत क्या क्या कहा गया है कि ये सीरियस ऑफेंस है। तो एक तो हीनियस ऑफेंस होता है, यानी कि एकदम घिनौना अपराध। मिनिमम पनिशमेंट जो रखा गया है वो 7 ईयर्स का है अकॉर्डिंग टू द IPC इंडियन पीनल कोड के तहत। सीरियस ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस में आप देखो कि 3 से 7 साल तक का यहाँ पे सज़ा है। PT ऑफेंस है, यानी कि थोड़ा बहुत इन्होंने डकैती वकैती कर ली तो 3 साल का सज़ा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, जो कि यहाँ पे बच्चों के लिए वो इंक्वायरी भी करते हैं, जो भी यहाँ पे सीरियस ऑफेंस में इंक्लूड होते हैं। अब क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पे सीरियस ऑफेंस को जो डिफिनेशन है उसको रीडिफाइन किया गया है और कुछ यहाँ पे और इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स कि मिनिमम जो इम्प्रिजमेंट कहा गया है, जेल टर्म जो होगा वो 3 से 7 साल तक होगा। मैक्सिमम जो इम्प्रिजमेंट होगा वो यहाँ पे आपका 7 साल से ज़्यादा होगा, बट नो मिनिमम इम्प्रिजमेंट और मिनिमम इम्प्रिजमेंट लेस देन 7 ईयर्स। इट मीन्स कि मैक्सिमम तो यहाँ पे 7 ईयर्स होगा, लेकिन यहाँ पे इससे कम नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आप देखो कि इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन से ही ये आपका लाया गया है।
और कौन सी यहाँ पे केस है, तो यहाँ पे आपको शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस है। इसी के दौरान यहाँ पे रिकमेंडेशन निकल कर आया कि मैक्सिमम जो है ना, मिनिमम तो यहाँ पे 3 से 7 साल देना है और मैक्सिमम यहाँ पे 7 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। यानी कि आप लोग देखो कि यहाँ पे हीनियस क्राइम के लिए आपका यहाँ पे 7 साल था, ठीक है, कि 7 साल तक का सज़ा देना है। लेकिन अब कहा गया है कि नहीं, 7 साल से ज़्यादा देना है और 7 साल से कम नहीं होना चाहिए मैक्सिमम हीनियस क्राइम। जैसे आप देखते हो कि रेप केस था, तो इस तरीके का जो हीनियस क्राइम होता है उसमें 7 साल से ज़्यादा ही सज़ा देना है। 7 ईयर्स भी हो सकता है, लेकिन 7 ईयर्स से एक दिन भी कम नहीं हो सकता। ये नया यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। अभी क्या था कि कौन कौन डेजिग्नेटेड कोर्ट थे, तो ये जो अपराध होता था बच्चों के अगेंस्ट में और पनिशेबल जो आपको देखने को मिलेगा कि 7 ईयर्स से ज़्यादा है, तो इसको चिल्ड्रन कोर्ट में ट्राई किया जाता था, और जो कि यहाँ पे सेशन कोर्ट होता है, ठीक है। अदर ऑफेंस अगर हम लोग देखें जो कि 7 ईयर्स से कम था, तो इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जाता था। ये अभी था। अब क्या है कि ये जो इसमें आप लोग देखो कि सारे अपराध जो कानून के अंदर है ना, वो चिल्ड्रन कोर्ट में होगा। तो यहाँ पे जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट का यहाँ पे पावर है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन की अगर हम लोग बात करें, तो कोई भी अपराध जो कि इस कानून के तहत है, अगर उनको यहाँ पे जेल टर्म 3 to 7 ईयर्स है, तो वो कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल कहने का क्या होता है कि बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। 154 आपको सेक्शन देखने को मिलेगा ये सीआरपीसी का, जिसमें कि रखा गया है कि 2 तरीके का यहाँ पे ऑफेंस होता है, एक तो कॉग्निजेबल होता है और एक यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल होता है। कॉग्निजेबल होता है जैसे आप देखते हो कि कोई ऐसा क्राइम कर दिया गया है, मर्डर कर दिया गया, रेप कर दिया गया, बहुत भयंकर यहाँ पे हीनियस क्राइम की गई है, तो उसके लिए क्या होता है ना कि वारंट इशू करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुरंत ऑन स्पॉट उस अपराधी को पकड़ना है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि बेल नहीं मिलती है, क्योंकि एक तो बिना इतने रश में पकड़े और ऊपर से उनको बेल दे के छोड़ दे, नहीं, बहुत बड़ा अपराध होता है, तभी इस तरीके का आपका कॉग्निजेबल यहाँ पे आपका ऑफेंस माना जाता है। तो इस कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखो इस तरीके के अपराध में कोई भी नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। इट मीन्स कि अब यहाँ पे आपका क्या चेंज कर दिया गया है कि कोई भी अपराध इस कानून के तहत है ना, तो अगर उनको यहाँ पे जेल टर्म 3 से 7 साल तक है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल है। इट मीन्स कि बिना अरेस्ट, बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, और नॉन बेलेबल है, यानी कि एक बार अरेस्ट हो गया ना वारंट के साथ, तो फिर उसके बाद आपको बेल के ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो कॉग्निजेबल से ये आपका जो है नॉन कॉग्निजेबल हो गया है, तो ये आपका फिर से चेंज हो गया। अब यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी थी, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लिए क्या रखा गया है कि स्टेट जो है ना, एक या एक से ज़्यादा हर एक डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो बनाएगी, जो कि बच्चों से रिलेटेड अगर बच्चों को यहाँ पे केयर प्रोटेक्शन देना है तो वो डील करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखो कि सर्टेन क्राइटेरिया भी रखा गया है कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उनके मेंबर के अपॉइंट के लिए। तो यहाँ पे मेंबर कौन कौन होंगे, वो मेंबर होंगे जो कि हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के लिए इंक्लूड हो, और एटलीस्ट 7 ईयर्स तक, और प्रैक्टिस कर रहे प्रोफेशनल जो कि यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकेट्री, लॉ और सोशल वर्क्स में उनकी डिग्री है, तो वैसे लोग यहाँ पे इसके मेंबर बनते थे, ठीक है। अब चेंज करके क्या लाया गया है, ये आप देख सकते हैं कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो यहाँ पे है कि कुछ सर्टेन एडिशनल क्राइटेरिया देखने को मिलेगा कि CWC के मेंबर को अपॉइंट करना। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ CWC, यानी कि ऐसे पर्सन कोई नहीं यहाँ पे सिलेक्शन दिया, एलिजिबल होंगे सिलेक्शन करने के लिए अगर उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स और यानी कि बच्चों के राइट को अगर वो वायलेट किए हैं, तो वैसे लोगों को यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करना है। सेकंड है कि वो यहाँ पे अगर कॉन्विक्ट है किसी भी ऑफेंस में, किसी भी अपराध में वो पकड़े गए हैं जो कि यहाँ पे मोरल टर्प्यूटाइड है, यानी कि यहाँ पे आप किसी भी तरीके के मोरल टर्प्यूटाइड है, और साथ ही साथ ये जो कन्विक्शन है ये आपका रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसा है कि अगर कोई भी अपराध किए है और वो सिद्ध हो गया है ना, तो वैसे लोगों को यहाँ पे नहीं मेंबर बनाना है। साथ ही रिमूव्ड और डिसमिस्ड, यानी कि जो भी सरकार के, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब से अगर उनको हटा दिया गया है, तो वैसे लोगों को यहाँ पे CWC का मेंबर नहीं बनाना है। साथ ही आप लोग देखो कि जो चाइल्ड अब्यूज़ या फिर यहाँ पे चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉयमेंट देने में भी इन्वॉल्व है, जो बच्चों को नौकरी में रख रहे हैं, तो वैसे लोगों को भी यहाँ पे मेंबर नहीं बनाना है। साथ ही एक मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर पार्ट है, तो वैसे लोगों को भी चाइल्ड के वेलफेयर कमेटी का मेंबर नहीं बनाना है। तो ये एक लंबी लिस्ट यहाँ पे दी गई है कि किनको यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये जो अभी आपका इस कानून में है, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इस साइड लेफ्ट साइड वाले, राइट साइड वाले देखते हैं जब कानून बन जाता है तब ये आपको याद करने की ज़रूरत है। अभी आपको इसमें याद नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा कि हाँ कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट में चेंज किया जा रहा है। बेनिफिट क्या होगा, क्यों ये नया कानून लाया जा रहा है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा। अब आप लोग देख रहे हो कि एडॉप्शन में फास्टर एडॉप्शन होगा, क्योंकि काफ़ी डिले देखने को मिलता था एडॉप्शन में कि कोई बच्चे अगर यहाँ पे गलत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो उनको जो है अडॉप्ट नहीं किया जाता था। अडॉप्ट करने का मतलब है कि उनको रखिए अपने पास, काउंसलिंग कीजिए, उनको समझाइए बुझाइए, उनका केयर कीजिए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है।
अगर हम लोग अप्रैल 2015 से मार्च 2020 तक के बीच में देखें तो 19,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको अडॉप्ट किया गया था, और उसमें से 320 जो अडॉप्शन है वो पर मंथ देखने को मिला। इट मीन्स कि एक महीने में 320 बच्चों को अडॉप्ट किया जा रहा है। वहीं 2018 के यहाँ पे आपका जो करंट यहाँ पे देखें तो 629 एडॉप्शन केसेस जो है पेंडिंग है। बहुत सारे कोर्ट में देखने को मिला कि ये अडॉप्शन की केसेस पेंडिंग होती है, क्योंकि आपको पता है कि सारे कोर्ट मिलाकर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, इन सबको मिलाकर हमारे देश में 4 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। तो ये अडॉप्शन की केसेस भी कोर्ट में पेंडिंग रह जाते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे सही टाइम पे उन बच्चों को ना सज़ा मिल पाती है, ना ही उनको इन सारी चीज़ों से काउंसलिंग मिल पाती है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग देखो कि जो सिविल कोर्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था ना, इनको हटाकर अब यहाँ पे ये पावर डीएम के अंदर दे दिया गया कि डीएम इसको जल्दी से जल्दी स्पीडी फास्टर अडॉप्शन करेंगे और स्पीडी यहाँ पे जो है डिस्पोजल होगा केस का। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बच्चों की प्रोटेक्शन भी हो पाएगी, यानी कि बहुत हीनियस और सीरियस क्राइम जो है उसको क्लैरिफाई किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन मिल पाएगा। स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्यों? क्योंकि कोर्ट में अगर कोई भी चीज़ जाता है तो तारीख पे तारीख ही अटकी रहती है, लेकिन यहाँ पे डीएम और एडिशनल डीएम के अंदर ये आ गया है। इट मीन्स कि बहुत सारे एजेंसीज जो है वो इनके अंडर में मॉनिटरिंग में रह के वो यहाँ पे काम करेंगे। तो ऑब्वियस है कि काम यहाँ पे फास्टर तरीके से होगा, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन होगा। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जे एक्ट के तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी होनी चाहिए, तो वो भी इनके तहत काम करेंगे डीएम एडीएम के अंदर। तो ये भी एक बेटर तरीका आप कह सकते हो। इस बिल में क्या है ना कि डीएम को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कह दिया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे इनके पास इनकी पावर और बढ़ा दी गई है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। 2009 में जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी थी ना, उनके द्वारा कहा गया है कि 35 जो स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ है उसमें से सिर्फ 17 ऐसे स्टेट है ना जो कि यहाँ पे सारे बेसिक स्ट्रक्चर और बॉडीज़ जो कि यहाँ पे कानून के तहत ज़रूरत है वो यहाँ पे इसमें बनाया गया है। तो ये भी एक चिंताजनक ही बात है। अब देखते हैं कि इस बिल में क्या कंसर्न है। सबसे पहली बात की गई है कि डीएम के पास तो ऑलरेडी इतने काम होते, इतने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है। ठीक है, ओवरबर्डन हो गया, जैसे मेरे फ़ोन में ओवरबर्डन डेटा हो गई तो वैसे ही यहाँ पे आप देखो कि ओवरबर्डन हो गया। तो ये चीज़ें कही गई है कि उनको जो है और भी काम बढ़ा दिया गया है। तो जैसे हम लोग कह रहे हैं कि कोर्ट के पास जो है पेंडिंग केसेस है, तो ऑब्वियस है कि डीएम के पास भी आप देखो कि बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि डीएम जो है ना ऐसा लग रहा है कि खाली बैठे हैं, वो बस यही काम करेंगे और इतना विश्वास हो रहा है कि हाँ फास्टर एडॉप्शन होगा और स्पीडी जो है सारा काम यहाँ पे ट्रायल वगैरह हो जाएगा, डिस्पोजेस होंगे केसेस के। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, डिले यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। सेकंड है कि इनएडिक्वेट कॉम्पिटेंसी है। जो डीएम है और जो यहाँ पे आपके डिविजनल कमिश्नर है वो ट्रेंड किए गए हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटर हो। ठीक है, वो किसी भी चीज़ को जो है ना एक एडमिनिस्ट्रेटिव वे में वो काम करेंगे, वो अपनी फंक्शंस जो है ना सरकार की जो फंक्शंस है उसको परफॉर्म करेंगे। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन रूल्स के तहत जो है उनको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, तभी तो वो बच्चों से रिलेटेड सारे केसेस को समझ पाएंगे। आप देखो कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनकी पावर को भी कट कर दिया गया है और ये डीएम के पास रख दिया गया है। तो आप समझो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना वो उनको कानून की ज़्यादा जानकारी होती है, वो बेटर तरीके से इसी चीज़ की पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचते हैं। अब डीएम के पास जो है वो ज़रूरी थोड़ी कि उनको कानूनी तौर पे ज़्यादा उनको जो है हर चीज़ का नॉलेज हो, नहीं भी होता है डीएम को सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज। तो ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा कि जिनका लॉ बैकग्राउंड नहीं है, उनको कानून के बारे में नहीं पता, तो वो बच्चों की जो चाइल्ड यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन जो यहाँ पे रूल्स है उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। उनके लिए उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी चाहिए, तभी वो इस तरीके का काम कर पाएंगे। आप देखो कुछ कंट्री ऐसे है जो कि यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, बहुत सारे ऐसे स्टेट है, यूएसए वगैरह है, जो कि एडॉप्शन ऑर्डर को ना ये कोर्ट के द्वारा ही इशू कराए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ही ये एडॉप्शन ऑर्डर इशू करेंगे और कोई नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया कि सिविल कोर्ट की पावर को कट करके सारा काम किसके ऊपर दे दिया गया? डीएम के ऊपर दे दिया गया, जिनको इसके बारे में कोई भी तरीके का ऐसा नॉलेज नहीं है। तो पहले उनको ट्रेन करना होगा, तभी तो वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे। थर्ड यहाँ पे कंसर्न कहा जा रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर। आप देखो कि यहाँ पे हमारे देश में एकदम सेपरेशन ऑफ पावर है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है। यहाँ पे सज़ा देने का काम और किसी भी तरीके का क्राइम अगर हमारे देश में हो रहा है तो उस तरीके के केसेस को डिस्पोज करने का अधिकार जो है जुडिशियल सिस्टम के हाथ में है, यानी कि ये जुडिशरी के हाथ में है। और जो आप डीएम देखते हो वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो इट मीन्स कि हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका भी हनन हो रहा है कि जुडिशरी की पावर को छीन के यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की पावर को ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। ये आप समझ रहे हो ना? तो ये तो गलत हो गया। तो ये 3 पॉइंट ऐसी कंसर्न कही गई है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि ये जितनी भी कंसर्न ऊपर मेंशन है ना उसको यहाँ पे एड्रेस करना होगा, और जो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डीएम की बढ़ाई जा रही है इसको थोड़ा और क्लैरिटी लाना होगा।
फर्दर यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है कि ट्रांसपेरेंसी, काम करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी में कि कितने यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, रिकॉर्ड को बेटर तरीके से यहाँ पे रखे, डॉक्यूमेंटेशंस को बेटर तरीके से यहाँ पे सारे एजेंसीज़ के द्वारा यहाँ पे कैरी करें, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सारे एरिया में कि यहाँ पे पैसे कितने लग रहे हैं, कंप्लाइंसेस कितना हो रहा है, ठीक है। साथ ही सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑफिशियल्स है, ऑफिशियल्स को यहाँ पे ज़रूरी है कि सही तरीके से वो ट्रेंड किया जाए उनको सेंसिटिवली और इफेक्टिवली डील करने के लिए, क्योंकि बच्चों का केस ना हर कोई यहाँ पे देखिए, बच्चे अगर गलत करते हैं ना तो ये मानना थोड़ा सा हम लोग के लिए कठिन होता है, और बच्चों को सज़ा देना भी ये एक कठोरता का काम है। आप सोचो कि बहुत हार्ड होता है, आपके घर में भी बच्चे होते हैं, वो गलती करते हैं तो तुरंत आप माफ़ कर देते हो, चाहे इंस्टेंट गुस्सा आए या ना आए, लेकिन आप उनको कड़ी सज़ा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे थोड़े इनोसेंट होते हैं, उनको कड़ी सज़ा देने में किसी की भी हिम्मत नहीं होती है, उतना करेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सेंसिटिव इशू होता है, और ऑफिशियल के लिए ये सारी चीज़ों के लिए ट्रेंड करना होगा कि बच्चों को कैसे उनको सज़ा देना है। नेटवर्किंग और कोऑर्डिनेटिंग की ज़रूरत है, लिंकेज बढ़ानी होगी एक्सटर्नल एजेंसीज़ के साथ, और इंडिविजुअल जो कि एक्सपर्ट्स है बहुत सारे एरिया ऑफ चाइल्ड केयर में, तो उनको भी इंकरेज करना होगा, और ये चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेटस क्या है, यानी कि किस तरीके से केसेस जो फाइल किए जा रहे हैं बच्चों के अगेंस्ट में, तो उसका डिस्पोज करने का क्या स्टेटस है। तो रेड है कि कॉन्विक्टेड, यानी कि इतने बच्चे सिद्ध हो गए हैं कि हाँ उन्होंने सजा, यहाँ पे उन्होंने अपराध किया है। एक्विटेड है, छोड़े गए हैं बच्चा, और यहाँ पे पेंडिंग है। तो आप देख सकते हो कि पेंडिंग का जो यहाँ पे पर्पल कलर की है, इसकी जो केसेस ये जो आपको देखने को मिलेगा ये ज़्यादा है। 2016 में कम था, 2017 में तो बहुत बेहतर तरीके से बढ़ा है, 2018 में भी और 2019 में भी आप देख सकते हो। इट मीन्स कि पेंडिंग केसेस ज़्यादा देखने को मिल रही है, और ये आपका जो ग्राफ निकाल के लाया गया है ये नशा कमीशन रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से लाया गया है। उसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे एक और है कि इशू क्या है कि जे एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का। तो पहला है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ये जो कमेटी है जो कि यहाँ पे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को की एक्सरसाइज को रिव्यू कर रहे हैं, वो यहाँ पे बताते हैं कि बहुत सारे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है ना, वो बेसिक सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे बच्चों को। इट मीन्स कि बच्चों को सोने के लिए बेड नहीं दे रहे हैं, खाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिल पा रहा है। और सिर्फ आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ 32% जो टोटल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है ना वही रजिस्टर्ड भी है। तो ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे NCPCR रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि 1.5% जो यहाँ पे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस के साथ वो कंप्लाइंसेस ही नहीं करते हैं, वो यहाँ पे मानते ही नहीं है। सेकंड यहाँ पे है कि लिमिटेड कैपेसिटी है इंस्टीट्यूशन की। स्टैंडिंग कमेटी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की है 2015 की, उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो आपका CWC और JJB है उनमें अथॉरिटी की कमी देखने को मिलती है कि वो अपने फिनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, और वो स्टेट के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक फंड है, ये तो आप जानते ही हो, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लिमिटेड फंड भी है, जिसके कारण ये बेटर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ अगर हम लोग देखें, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखें जो कि अरेस्ट किए गए तो वो बढ़ते ही जा रहे हैं। 2009 में जहाँ 33% था, 33,000 था, 2019 में ये 38,000 हो चुका है। 15% यहाँ पे बच्चों की अरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। 16 से 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ पे आप देखो कि मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो कि अरेस्ट किए गए, लेकिन इनकी अगर केसेस देखें तो वो अभी भी पेंडिंग है। इट मीन्स कि ये भी नहीं रिजॉल्व किया गया कि कौन बच्चे के ऊपर अगर अपराध हुआ है, सिद्ध हुआ है, तो उनको यहाँ पे जो है सज़ा मिली है कि नहीं है। तो वो भी यहाँ पे आपका पेंडेंसी जो है, केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम, चैलेंजेस, इशूज़ जो कि यहाँ पे जे एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में देखने को मिल रहा है। ओके, आइए एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी ये आर्टिकल थी, इससे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला, जानने को मिला, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जुवेनाइल एक्ट में जो बच्चे होते हैं उनको 18 ईयर से कम के कहे जाते हैं। आपके लिए दूसरी क्वेश्चन ये है कि जो पॉक्सो एक्ट है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल, और ठीक है, तो पॉक्सो एक्ट के तहत जो है एज कितना है बच्चों की, कितने एज के नीचे के बच्चों को हम लोग जो है यहाँ पे वैलिड कहा गया है, तो ये आप लोग को बताना है। साथ ही क्या क्या यहाँ पे चेंजेस किए जा रहे हैं। तो पहला क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि सिविल कोड के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन अब DM और ADM के द्वारा किया जाएगा। अपील जो है पहले अभी नहीं होता था, लेकिन अब ये अपील किया जा सकता है। सीरियस ऑफेंसेस यहाँ पे आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, बट यहाँ पे आपका जो है अब क्या है कि जेल टर्म ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, यानी कि सज़ा ज़्यादा कड़ा हो गया है। अगर डेजिग्नेशन ऑफ कोर्ट देखें तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसको ट्रायल करते थे, बट अब यहाँ पे चिल्ड्रन कोर्ट ही होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे 7 ईयर्स तक ही था, 3 से 7 ईयर्स जो कि कॉग्निजेबल था, अब ये नॉन कॉग्निजेबल हो गया है।
साथ ही हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी थे। अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन इस कमेटी के मेंबर नहीं होंगे। तो जो यहाँ पे जिनके ऊपर ऑलरेडी पास्ट रिकॉर्ड है कि वो ह्यूमन राइट को वायलेट किए हैं या फिर वो सही काम नहीं करते हैं, पहले भी वो उनको हटाया गया है स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से, चाइल्ड अब्यूज़ केसेस में इन्वॉल्व है या फिर चाइल्ड लेबर में वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं या फिर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को मैनेज करते हैं, तो वो सारे लोग को जो है ना CWC के मेंबर नहीं बनेंगे। बेनिफिट क्या होगा? फास्टर एडॉप्शन होगा, प्रोटेक्शन बच्चों की बढ़ेगी, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। लेकिन कंसर्न कहा जा रहा है कि डीएम के ऊपर ओवरबर्डन हो गया, इनएडिक्वेट कॉम्पिटेंसी है, और साथ ही साथ कंसर्न कहा जा रहा है सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल ऑल्सो। तो आई होप कि आपको ये दोनों आर्टिकल सही से समझ में आए होंगे। कहीं भी इश्यूज़ होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। डेली वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग वीडियोज़ तो देखते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो क्या यार? आप लोग सब्सक्राइब करो, ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। और अच्छा, अगर वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं डेली यहाँ पे काम करती हूँ और आपके लिए यहाँ पे वीडियोस लेकर आ पाती हूँ। ओके, सो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।